अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। सभी आराध्य गुरु भगवंतों को वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी पेप टॉक का विषय है वर्षा ऋतुचर्या। तो फिर से मैं जैसे हमेशा कहते आया हूँ कि वर्षा ऋतुचर्या ये उपलक्षण मात्र है, उदाहरण मात्र है। इसको बताकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अध्ययन किस प्रकार से करें, किसी भी विषय का अध्ययन किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी मैं दिशा आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप मुझ पर निर्भर न रहें। जब ये पेप टॉक्स बंद हो जाए तो जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको बताई है, उस मेथोडोलॉजी पर आप काम करें तो आप भी मेरी तरह अध्ययन कर सकोगे, आप भी मेरी तरह बातें कर पाओगे। तो ये मेथोडोलॉजी मुझसे सीखिए, फॉर्मूले मत सीखिए, तरीके सिर्फ सीखिए। राइट। तो अध्ययन करने का तरीका है, यदि आपको वर्षा ऋतुचर्या समझनी है तो पहले वाग्भट की तरफ जाइए, क्योंकि वाग्भट ने ये स्पेशलिटी है। उसने क्या किया है, तो उसने चरक सुश्रुत सबका अध्ययन किया है। उसके बाद कोई बात रखिए तो सबसे सारा भाग उसने वहाँ पर बताया गया है। तो आपको वाग्भट का अध्ययन इसलिए करना है ताकि आपको रेफरेंसेस समझ में आ जाए। पहले तो यदि आप टीका की पुस्तक पढ़ो, अष्टांग हृदय की, तो उसके फुट नोट में लिखा हुआ रहता है कि वाग्भट ने कोई विषय कहाँ से लिया हुआ है। जैसे अभी ऋतुचर्या जो वाग्भट सूत्र स्थान तीसरे अध्याय में आया गया है, तो उसके स्टार्टिंग के अध्याय के फुट नोट में नीचे लिखा हुआ है कि यह विषय कहाँ कहाँ से लिया हुआ है। जैसे वो बताते हैं कि सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 अध्याय, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 4 अध्याय, चरक सूत्र स्थान 7 अध्याय, या इस प्रकार से वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने रेफरेंसेस लिए हुए। तो ये आपका पहला काम है कि आप पहले जाकर वो सब कुछ पढ़ो और उसके बाद वाग्भट पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपने वाग्भट ने कौन सी चीज़ें ली है ये आपको समझ में आ जाएगा, और कौन सी चीज़ें छोड़ी है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सार क्या है और किट्ट क्या है ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि चरक और सुश्रुत में कोई किट्ट है, उन सब कुछ सारभूत है, लेकिन वाग्भट ने यथा स्याद उपयोगाय तथा तद उपवेक्षते, जो चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताया गया है। और चरक और सुश्रुत में थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वाग्भट ने मंद बुद्धि हम है तो हमारे लिए सिर्फ जो प्रैक्टिकल है वही बातें बताइए। लेकिन आप चरक और सुश्रुत को भी पढ़ोगे तो आपको फिलोसॉफिकल एंगल भी मिलेगा, एक चीज़ को बहुत अलग अलग एंगल से समझने का भी आपको दृष्टिकोण मिलेगा। तो सभी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस रेफरेंसेस से कोई भी चीज़ का, कोई भी कंसेप्ट का अध्ययन करना है। तो अभी वर्षा ऋतु के जैसे मैंने रेफरेंसेस पढ़ा है, आपको बताए, तो उसको हर एक एंगल से आप हर एक अध्ययन से पढ़ो, तो आपको वाग्भट क्या कहना चाहता है ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे पानसे सर है, मैत्रेय सर है, जो मेरे गुरु है, वो हमेशा कहते थे कि जिसको 3-13 समझ में आ गया उसकी ज़िंदगी में कभी 3-13 नहीं बच सकती। यानी कि जिसको ऋतुचर्या और दोषोपक्रमणीय ये अध्याय समझ में आ गए वाग्भट के, तो वो ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, पेशेंट का, व्याधि का। इतना इम्पोर्टेंस इस ऋतुचर्या अध्याय को है। ऋतुचर्या मतलब सिर्फ कौन से ऋतु में निसर्गतः कौन से ऋतु में कौन सी चर्या करनी है ये नहीं है, तो आपको पेशेंट में भी कौन सा ऋतु चल रहा है वो समझ में आना चाहिए। इतनी सुंदर बात है। जैसे मानो उदर का पेशेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं अग्निमांद्य है, त्रिदोष का प्रकोप है, जो बिल्कुल वर्षा ऋतु से मैच होता है। तो वहाँ पर आपको वर्षा ऋतुचर्या से कुछ लीड्स मिल सकते हैं जो आप उदर रोग में यूज़ कर सकते हो। राइट। प्रमेह का पेशेंट है, वहाँ पर क्लेद की वृद्धि है, तो क्लेद का एंगल आपको वर्षा ऋतु से समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये यहाँ से समझ में आ सकता है। कोई भी आप व्याधि ले लो, आप उसको ऋतुचर्या में डाल सकते हो। बहुत सारे अम्ल पित्त के पेशेंट्स आते हैं जिनमें सिर्फ दाह होता है, अम्ल छर्दी नहीं होती है, लाला स्राव नहीं होता है, शिरशूल नहीं होता है, सिर्फ दाह होता है, उरोदाह। तो उसमें आप ग्रीष्म ऋतुचर्या समझ सकते हो कि इस पेशेंट में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इसको ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी कि सिर्फ मधुर रस का सेवन देने मात्र से इसका दाह कम हो जाएगा। किसी किसी पेशेंट में लाला स्राव होता है, अम्ल छर्दी होती है, तो इससे आप समझ सकते हो कि शरद ऋतु चल रहा है इस पेशेंट में, तो वहाँ पर आप शरद ऋतुचर्या
तिक्त रस का सेवन, विरेचन, रक्तमोक्षण आदि चिकित्सा से उसको ठीक कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऋतुचर्या का है। तो आप सिर्फ ऋतुचर्या समझो, हर एक ऋतु को समझो, क्या लक्षण है बाहर और क्या लक्षण अंदर हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, और फिर उसकी चर्या क्या क्या करना है। चर्या भी हिमाद्री ने बहुत खूबसूरत बताई है कि चयपूर्वक यदि दोषों का प्रकोप है तो आपको शोधन ऋतुचर्या करनी है, शोधन चर्या करनी है। अचयपूर्वक प्रकोप है तो आपको शमन ऋतुचर्या करनी है। ये आपको कंसेप्ट समझना है, ये सुश्रुत में भी बताया गया है। चयपूर्वक प्रकोप मतलब क्या, तो जिस प्रकार से दोषों का चय प्रकोप बताया गया है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में वात का चय है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है और शरद ऋतु में उसका प्रशम है। तो ये वात का वर्षा ऋतु में चयपूर्वक प्रकोप है। लेकिन वर्षा ऋतु में सिर्फ वात का ही प्रकोप नहीं है, तो पित्त और कफ का भी प्रकोप है। तो ये जो प्रकोप है पित्त और कफ का, ये अचयपूर्वक प्रकोप है, अग्निमांद्य के कारण है। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बढ़ा हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट जो है अग्निमांद्य के कारण बढ़े हुए हैं। तो जहाँ पर चयपूर्वक प्रकोप है उसके लिए आपको शोधन करना है, जहाँ पर अचयपूर्वक प्रकोप है वहाँ पे शोधन नहीं करना है, वहाँ पर शमन करना है। अचयपूर्वक में यदि आप शोधन करोगे तो बल हानि होगी। इस कंसेप्ट का कितना बड़ा एप्लीकेशन है ये आप समझ पाओ कि पेशेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कफ बढ़ा है तो चयपूर्वक बढ़ा है या अचयपूर्वक बढ़ा है, सिर्फ ऋतु के बल के कारण बढ़ा है, हेतुओं के बल के कारण बढ़ा है, या सिर्फ उस ऋतु में बढ़ा हुआ है किसी एक हेतु के कारण। यदि ये आप समझ में आ जाए आपको, तो किस पेशेंट में शोधन करना है, किस पेशेंट में शमन करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इन लीड्स जो हैं ये हमें टीका पढ़ने से समझ में आता है, वाग्भट पढ़ने से समझ में आता है। तो ये आपको देखना है। तो वर्षा ऋतु की कंडीशन आपको देखनी है, क्या क्या है बाहर निसर्ग में, क्या है, मेघ छाए हुए हैं, शैत्य है वातावरण में, पानी भरा हुआ है, तालाब भरे हुए हैं, क्लेद बढ़ा हुआ है बाहर भी, तो वैसे ही कंडीशन अंदर भी है, क्लेद बढ़ा हुआ है अंदर, अंदर भी अग्नि का मानदेय है, क्योंकि ये विसर्ग ऋतु की विसर्ग काल की शुरुआत है, तो अग्नि का भी मानदेय है वहाँ पर, क्लेद का भी बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर। तो इसलिए सुश्रुत कहते हैं कि क्लेद विशुद्ध की चिकित्सा, क्लेद शोधन की चिकित्सा का प्राधान्य दीजिए आप वर्षा ऋतु में। दोष संहरणाय च, वो ये नहीं कहते कि आप वात बढ़ रहा है तो वात की चिकित्सा कीजिए, वो फोकस क्या है सुश्रुत का कि क्लेद के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि क्लेद बढ़ने के कारण अग्निमंद है और अग्निमंद होने के कारण तीनों दोषों का प्रकोप है। वात का चय पूर्वक प्रकोप है वो अलग बात है, लेकिन वात का अचय पूर्वक भी प्रकोप है। तो क्लेद के शोधन की चिकित्सा कटुतिक्त कषाय और अल्प द्रव यानी कि शुष्क भोजन से होने वाली है। चरक भी वही कहते हैं कि आप मध का सेवन कीजिए, मध तो वात प्रकोपक है, तो वर्षा ऋतु में कैसे, तो उनका फोकस है यदि क्लेद बढ़ा हुआ है वर्षा ऋतु में तो आप मधु का सेवन कीजिए। पान भोजन संस्कार हर चीज़ में मधु का सेवन बताया है, क्योंकि मध रुक्ष होते हुए भी क्लेद का शमन करने वाला है, कफ पित्त का द्रव धातुओं का शमन करने वाला है, इसलिए आपको मध का सेवन उस ऋतु में करना है क्लेद के एंगल से। कोई कोई पेशेंट वर्षा ऋतु में ऐसे भी होंगे जिनमें क्लेद बढ़ा हुआ नहीं होगा, है ना, सिर्फ अग्निमांद्य होगा, तो उस पेशेंट में आपको अम्ल लवण स्नेह ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम, ये वाग्भट बताते हैं, चरक बताते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जहाँ पर शैत्य अधिक होने के कारण या अग्निमंद होने की कंडीशन है, क्लेद उतना बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप सिर्फ अग्निदीप्ति की तरफ फोकस कीजिए या चयपूर्वक वात जो बढ़ रहा है उसकी तरफ फोकस कीजिए। वहाँ पर आप अम्ल लवण अल्प स्नेह का इस्तेमाल कीजिए, जिससे अग्नि का भी दीपन होगा और वात का भी शमन होगा। तो दोनों ही चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कटु तिक्त कषाय भी इंपॉर्टेंट है, अम्ल लवण स्नेह भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है पेशेंट्स में कहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत सुंदर चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसका एप्लीकेशन आप हर एक चीज़ में कर सकोगे। ये सिर्फ सुश्रुत कहते हैं कि हर एक दिन को ऋतु के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है, 24 घंटे के 3-3 घंटे डिवाइड करके 6 ही ऋतु एक दिन में आ सकते हैं, ऐसा वो बताते हैं। जैसे प्रदोषे वार्षिकम, यानी कि क्या, प्रदोष मतलब क्या, तो सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद का समय और सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले का समय। मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये सूर्यास्त, ये प्रदोष का काल है। तो प्रदोष में वार्षिकम वर्षा ऋतु प्रबल होती है, ये उन्होंने बताया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी दोष के लक्षण हैं, त्रिदोष प्रकोप के लक्षण हैं, अग्निमांद्य के लक्षण हैं, वो इस समय पर ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको वर्षा ऋतु
चर्या इस समय में ज़्यादा करनी है, ज़्यादा ध्यानपूर्वक करनी है। तो मैं इसके लिए सिंपल सी युक्ति बताता हूँ कि ऋतु हरितकी जो है ये आप प्रदोष काल में सेवन करने के लिए दीजिए। लवण और हरितकी का सेवन वर्षा ऋतु में प्रदोष काल में देना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्युषसी हेमंताः, तो जो प्रातः काल है वहाँ पर हेमंत ऋतु है, तो हेमंत ऋतु के लिए उन्होंने क्या बताया है, सिंधुत्त शर्करा शुंठी कना मधु गुड़ेर क्रमात् वर्षादिशु अभया प्राशा। वर्षा शरद हेमंत शुंठी का सेवन बताया गया है हेमंत काल में। तो हेमंत ऋतु में हरितकी का सेवन प्रातः काल में शुंठी के साथ आपको देना है। इस प्रकार सिर्फ एक लाइन समझने से, एक लाइन का एप्लीकेशन समझने से आप हर एक पेशेंट में उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। आप कोई भी व्याधि लेके आओ, उसको मैं आपको ऋतुचर्या में और इस सुश्रुत के कंसेप्ट में बिठा के ट्रीट करके बता सकता हूँ, उसके एंगल्स आपको बता सकता हूँ। ऐसा आप भी कीजिए। हर एक श्लोक में इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है कि एक श्लोक को ही पढ़िए दिन में, लेकिन उसके ऊपर चिंतन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए, नोट्स बनाइए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि पेप टॉक्स को ग्रास्प कर रहे हैं बहुत फास्ट। मुझे बोल रहे हैं सर आज पेप टॉक नहीं आया, सर आज पेप टॉक नहीं आया। मैं उनको बताता हूँ कि आप ग्रास्प कीजिए, जो पहले के पेप टॉक्स है सीतोपलादी चूर्ण के, धमासा के, उसको समझिए, पढ़िए, अपने नोट्स निकालिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप तो मैं आप मुझसे प्रश्न पूछिए, और जब आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिलेंगे फिर अगले पेप टॉक पे जाइए। तो बहुत ज़्यादा भागिए मत, जितना मिल रहा है उसमें चिंतन कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक लाइन भी बहुत कुछ दे सकती है, एक लाइन ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है ना। मेरे जो गुरु हैं महात्रेय, वो हमेशा कहते हैं कि वन मोमेंट इज़ इनफ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वन रिलेशनशिप गेन, वन रिलेशनशिप लॉस्ट, वन मोमेंट इज़ इनफ। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ भी आपको बदल सकती है, एक तत्व भी समझ में आ जाए, एक तत्व भी आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाए, उसके ऊपर आपकी आस्था आ जाए, तो उस एक तत्व को लेकर आप पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना सामर्थ्य चरक में है, तो ये आपको समझना है। तो वर्षा ऋतु के मैं आपको बहुत सारे एंगल्स बता रहा हूँ। मैं आपको जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वर्ड बाय वर्ड वैसे नहीं पढ़ाऊँगा, वैसे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं है। जो चीज़ जहाँ से याद आ रही है मुझे, जो चीज़ आपको मुझसे खले कपोत न्याय से ग्रहण करनी है, वो चीज़ आप मुझसे ले लीजिए। वर्षा ऋतु फिर से उपलक्षण मात्र है, इससे आप समझिए तत्वों को, इससे आप समझिए चरक का अध्ययन किस प्रकार से करना है। अब वर्षा ऋतु में हर एक ऋतु में रस का भी प्राबल्य बताया गया है कि कौन से ऋतु में कौन से रस का प्राबल्य है। जैसे हेमंत ऋतु में मधुर रस का प्राबल्य है, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस का प्राबल्य है, वर्षा ऋतु में अम्ल रस का प्राबल्य है। तो उसका प्राबल्य है यानी उस रस का इफेक्ट उस ऋतु में ज़्यादा दिखेगा, यानी कि वो रस हेतु भी हो सकता है व्याधि में, हेतु भी हो सकता है स्वास्थ्य में, और हेतु भी हो सकता है चिकित्सा में। तो ये आपको समझना है। तो अम्ल रस का कम मात्रा में इफेक्ट यदि आप करोगे तो भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको वर्षा में मिलेगा, क्योंकि अम्ल रस का प्राधान्य है। और अम्ल रस का अधिक सेवन यदि कोई पेशेंट कर रहा है, गलत अम्ल रस का सेवन, मानो दही का सेवन कर रहा है, टोमेटो का सेवन कर रहा है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट का सेवन कर रहा है कम मात्रा में भी, तो भी उसके विपरीत परिणाम हमें शरीर पर दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम जान ले और उसके विपरीत चिकित्सा भी कर दें, ये फिर से वाग्भट ने बहुत सुंदर बात बताई है कि हर एक रस का अपना एक विपरीत रस है। मधुर का विपरीत रस कटु है, अम्ल का तिक्त है। इस प्रकार भी आप समझ लो तो आप उसके विपरीत चिकित्सा कर कर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और आशु सिद्धि ऐसी बात बताइए, यदि आप एग्जैक्टली जान पाओ पेशेंट में कि कौन से रस के कारण ये दोष प्रकोपित हुआ है, तो उसके रस का तद विपरीत रस आप यूज़ करके उसको सिद्धि दिला सकते हो, उसके पेशेंट के व्याधि में आप परिमोक्ष कराने में कारणीभूत हो सकते हो। तो हर एक चीज़ में प्रैक्टिकेबिलिटी, हर एक चीज़ में व्यवहार है। ये मत समझिए कि कोई फिलोसॉफिकल चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ। हर एक चीज़, हर एक फिलॉसफी में कहीं ना कहीं व्यवहार, प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेशन, क्लिनिकल यूटिलिटी छुपी हुई है, तो आप उसे समझिए। तो इस प्रकार से अम्ल रस को वर्षा ऋतु में आपको समझना है। फिर से आपको हर एक ऋतु में देखिए कौन से रस का प्राबल्य है, तो उस ऋतु में आप उस रस का किस प्रकार से सेवन कर सकते हैं, ये आपको देखना है। शरद ऋतु में उन्होंने तिक्त रस का उल्लेख किया है कि शरद ऋतु में तिक्त रस का सेवन कीजिए, और आप रसों का प्राबल्य देखोगे तो शरद ऋतु में तिक्त रस का प्राबल्य बताया गया है। तो इस प्रकार से उसका एप्लीकेशन हर जगह पे किया हुआ है। इसके ऊपर मैं अलग से एक पेप टॉक देने वाला हूँ कि सिर्फ रस के हिसाब से रस के कितने डायमेंशंस है, सिर्फ रस को आधारभूत रखकर हम कैसी चिकित्सा कर सकते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना एक समझ लीजिए। अच्छा, वर्षा ऋतु में अग्नि मांद्य होने के कारण भी त्रिदोष प्रकोप है, और
त्रिदोष प्रकोप होने के कारण भी अग्निमांद्य है, दोनों भी चीज़ें हो रही है। तो ये भी आपको समझना है। वात का जो चय है ये चय पूर्वक प्रकोप है और अचय पूर्वक भी प्रकोप है। ये कंसेप्ट भी आपको समझनी है। ये हिमाद्री ने बताया है कि शोधनी चर्या शमनी चर्या, तो जिसमें चयपूर्वक दोषों का प्रकोप है, ये लक्षण दिख रहे हैं आपको कि पेशेंट ने वर्षा ऋतु में भी ग्रीष्म ऋतु में भी कोई ठीक से चर्या नहीं की थी, ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत सारे कफ पित्त प्रकोप का आहार किया है, तो उसमें जो कफ पित्त का प्रकोप होने वाला है वर्षा ऋतु में वो चयपूर्वक होगा, तो उसमें आप शोधन कीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने ग्रीष्म ऋतु अच्छे से बिताया है, ज़्यादा कुछ अपत्य नहीं किया है, तो उसमें वर्षा ऋतु का अग्निमांद्य के कारण अचय पूर्वक कफ पित्त का प्रकोप होगा, तो उसमें आप सिर्फ शमन ऋतुचर्या कीजिए। तो ऐसा आपको हर एक पेशेंट में आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो जो दोषों का प्रकोप हुआ है वो चय पूर्वक है या अचय पूर्वक है। तो जहाँ पर चय पूर्वक प्रकोप है वहाँ पर शोधन कीजिए, जहाँ पर अचय पूर्वक प्रकोप है वहाँ पर शमन कीजिए। यदि आप वाग्भट की ऋतुचर्या देखो तो उसने हर जगह पर ऐसे बताया है। वर्षा ऋतु में बताया कि आस्थापन बस्ती दीजिए, विरेचन दीजिए। तो ये किन पेशेंट में, जिनमें चय पूर्वक प्रकोप के लक्षण अधिक है, चय पूर्वक प्रकोप वात प्रकोप की लक्षण अधिक है, उसमें आस्थापन बस्ती विरेचन देना है। हर एक पेशेंट में नहीं देना है। बाकी पेशेंट में आपको शमन ऋतुचर्या का फॉलो करना है। इस प्रकार से आपको उस चीज़ को समझना है। कौन सा आहार विहार करना है वर्षा ऋतुचर्या में वो क्लियरली दिया हुआ है कि यदि स्नेह शैत्य अधिक है एटमॉस्फेयर में तो आप अम्ल लवण स्नेह का उपयोग कीजिए। अग्नि मंद है तो ये कीजिए। क्लेद का वर्धन अधिक है, क्लेद वृद्धि के अधिक लक्षण दिख रहे हैं तो कटुतिक्त कषाय का इस्तेमाल कीजिए। मधु का सेवन करना है, क्लेद अधिक है तो पान भोजन संस्कार हर एक चीज़ में मधु का सेवन करना है। तो आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आप सिद्ध जल बनाइए, 1 लीटर पानी को लीजिए, उसको आधा करके पकाइए और बाद में ठंडा होने के बाद उसमें 4-5 चम्मच मध शहद मिलाकर रखिए और दिन भर यही पानी पीजिए। सिर्फ इतना करने मात्र से भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ, वर्षा ऋतु में कोई व्याधि नहीं होगा। और इसी को आप अप्लाई कीजिए बाकी भी कंडीशंस में। जो भी पेशेंट आपके पास आएंगे जिसमें क्लेद का आधिक्य है, कफ पित्त का आधिक्य है, उसको आप इस प्रकार से कफ पित्त, इस प्रकार से मधुदक का सेवन करने के लिए बता सकते हैं। तो इसको अतिदेश से समझिए। अतिदेश तंत्र युक्ति मतलब क्या, एक जगह पर किया हुआ विधान अन्य जगह पर अप्लाई करना। जैसे अब इन्होंने कहा है कि क्लेद विशुद्धार्थम कटुतिक्त कषाय रस, तो अभी क्लेद बढ़ने वाली और कौन सी कंडीशंस है, तो कुष्ठ है, प्रमेह है, वहाँ पर आप कटुतिक्त कषाय का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वहाँ पर क्लेद बढ़ा हुआ है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, ये कंडीशन बताइए प्रमेह में। और यहाँ पर कहते हैं वर्षा में अपद्रवम, अल्पद्रव का सेवन करना है, यानी कि शुष्क भोजन का सेवन करना है। तो शुष्क भोजन कौन सा है ये पर यहाँ पर बताया गया है कि मस्तु का उदाहरण दिया है। मस्तु क्या है, स्रोतोशोधी, विष्टम्भजित, लघु। तो इसका सेवन वर्षा में भी करना है और जहाँ जहाँ पर क्लेद बढ़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर स्रोतोशोधन की अवस्था अपेक्षा है आपको, वहाँ पर भी आपको करना है। तो कितनी बड़ी ये चीज़ है। आप ऋतुचर्या को समझ लो, आप हर एक व्याधि को समझ पाओगे, हर एक कंडीशन में उसका यूज़ कर सकते हो। अब मस्तु को ही लेकर चलते हैं तो मस्तु को अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति और अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति से समझा जा सकता है। यानी क्या कि पहले बताई हुई बात, जैसे अभी ऋतुचर्या सुश्रुत में आया है 64 अध्याय में उत्तर तंत्र के, तो उसने पहले सुश्रुत सूत्र स्थान में 46 अध्याय में मस्तु के गुण बताए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप मस्तु के गुण पढ़िए, समझिए अतीतावेक्षण से। और अनागतावेक्षण मतलब क्या, तो वाग्भट में 3रे अध्याय में मस्तु का उल्लेख आया है, लेकिन आगे जाकर 5th अध्याय में उसके गुण बताते हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि वर्षा ऋतु में मस्तु बताया है लेकिन उसके गुण क्या है, तो उसके गुण तो 5th अध्याय में, तो वहाँ पर समझिए मस्तु के गुण क्या है। तो वहाँ पर वो बोलता है विष्टम्भजित, लघु, सरम। तो वहाँ पर सर की टीका भी बहुत सुंदर है। सर में क्या बोलता है कि वातानुलोमनम, मलानुलोमनम। तो जहाँ जहाँ पर आपको वात का अनुलोमन अपेक्षित है, वात का अनुलोमन मतलब सिर्फ पेट साफ करना नहीं, तो वात की गति प्राकृत करना। यदि उदान अधोगामी हो गया है तो उसको ऊर्ध्व करना, यदि प्राण ऊर्ध्वगामी हो गया है तो उसे अधोगामी करना, ये वात का अनुलोमन है। तो ये जहाँ जहाँ पर अपेक्षित है वहाँ पर वो करना यदि है तो आप मस्तु का सेवन करा सकते हो पेशेंट को। तो इतना ब्यूटी, इतना एप्लीकेशन एक ऋतुचर्या के एक द्रव्य को समझने मात्र से आपको आ सकता है। तो इस प्रकार से आप फिर से वर्षा ऋतुचर्या पढ़िए, उसकी कंसेप्ट्स को समझिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वो मुझे पूछिए। सभी अष्टांग संग्रह, वाग्भट, अष्टांग हृदय, चरक, सबके क्रॉस रेफरेंसेस से नोट्स बनाइए, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखिए,
कलर्स में लिखिए कि वर्षा ऋतुचर्या में सुश्रुत क्या बता रहा है तो रेड में लिखिए, चरक क्या बता रहा है ग्रीन में लिखिए, वाग्भट क्या बता रहा है ब्लैक में लिखिए, और आपके बाकी के नोट्स ब्लू कलर में लिखिए। इस प्रकार से यदि आप नोट्स निकालोगे, हर एक ग्रंथकार को यदि आप कलर डिज़ाइन कर दो कि सुश्रुत की कोई भी बात मैं रेड में ही लिखूंगा, चरक की कोई भी बात मैं ग्रीन में ही लिखूंगा, तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। वो कलर्स से जो इम्प्रिंट्स गिरेंगे सबकॉन्शियस माइंड पर, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। बहुत जल्दी आप आकलन कर पाओगे विषयों का। तो इस प्रकार से आप वर्षा ऋतु का कीजिए, ग्रुप पर डालिए कि किस प्रकार से आपने उसका अध्ययन किया है, किस प्रकार से नोट्स निकाले हैं, और आप इस तरह से कर पाओगे तो अन्य कोई भी विषय जो आपको समझना है या आप इस एंगल से समझोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे हर एक चीज़ में। 1 साल लगेगा आपको, हार्डली 50 कंसेप्ट है आयुर्वेद में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन 50 ऐसे कंसेप्ट है बहुत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप उन 50 कंसेप्ट को समझ पाओगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी वो 50 कंसेप्ट है, कुछ के ऊपर पेप्टॉक्स रहेंगे, कुछ आपका होमवर्क रहेगा, तो उनको यदि आप समझ पाओ तो आप दुनिया का कोई भी व्याधि सॉल्व कर सकते हो, यानी कि उस दिशा में सही कदम बढ़ा सकते हो। सॉल्व ही कर पाओगे ज़रूरी नहीं है, पेशेंट को रिलीफ देना भी ये बड़ी बात हो सकती है। जैसे कैंसर के पेशेंट है, वो हर बार ठीक ही होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधार पाओ आप, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ऋतुचर्या के कंसेप्ट, दोषोपक्रम के कंसेप्ट और भी बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट है, उसको समझने से आपको आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर से अनुरोध है, जो जो इन पेप्टॉक्स को सुन रहे हैं वो हमारे डिवाइन वैद्यत्व ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, खुद को एनरोल कीजिए। इसकी फ़ीस रखी हुई है 2000 फ़ीस। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो पेप्टॉक्स आपको दिए जा रहे हैं, जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पैसे रखे हुए हैं, जो कि मुझे पैसे लेने नहीं है, लेकिन जब तक आप पैसे देते नहीं हो, आप कमिटमेंट नहीं देते हो, तो वो कमिटमेंट के लिए आपको फ़ीस रखी हुई है। यदि आपको ये पसंद ना आ जाए तो आपको मनी बैक की भी गारंटी है। तो आप कमिटमेंट दो, इसलिए फ़ीस रखी हुई है। तो सबसे अनुरोध है कि आप भी सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक भी, वैद्यों तक भी इन पेप्टॉक्स के बारे में बताइए, ताकि एज अ वैद्य समूह हम इवॉल्व हो सके। अध्ययन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से एक साइंस के डीप में जाना है, इंटरनली मोटिवेटेड कैसे रहना है हम सब लोगों ने, ये सब चीज़ें इस कोर्स में हम कवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।